नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे करंट अफेयर 20 मई 2020 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ज्ञान काटा को। और डेली करंट अफेयर, जीके और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है अपना PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने DTH चैनल शुरू किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर अपना 12 है, मतलब 12। तो दोस्तों, सरकार डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा की मल्टी मोड पहुँच के लिए तुरंत PM ई विद्या कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसके तहत 12 DTH चैनल शुरू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जिसमें प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक का वो उसमें पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा 11 से 12 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विभिन्नताओं में IIT, IIM, प्रख्यात संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, जो ये ऑनलाइन जो शिक्षा जो प्लेटफॉर्म ये जो शुरू किया जाएगा, इसमें IIM, IIT और प्रख्यात संस्थानों और राष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा ये प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के लिए इसरो अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान फर्स्ट के लिए स्टार्टअप को चुनेगा। तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है अपना ये 1, 2 और 3 सभी, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग के लिए बेहतर उपकरण और ग्रीन इंजन मतलब हरे इंजन मतलब ग्रीन इंजन। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन इंजन मतलब जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाए। ठीक है, तो दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ विकसित करने, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण और इसकी पहली मानव उड़ान गगनयान फर्स्ट के लिए ग्रीन इंजन बनाने के लिए स्टार्टअप को चुनेगा। ठीक है, तो यह व्यावसायिक रूप से लाभार्थी उत्पादों और समाधानों को बनाने में संभावित रूप से मदद करेगा। ठीक है, और अप्रैल 2020 में इसरो ने 17 तकनीकों के एक समूह की पहचान की, जिन्हें शोधकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है कि मई 2020 में केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP की उधार लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो जो इसका आंसर है अपना, इसका आंसर है 5%। तो दोस्तों, केंद्र ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की उधार लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। ठीक है, यह उन्हें विशेष सुधारों को पूरा करने के अधीन 4.28 ट्रिलियन के राज्य कोष बढ़ाव की अनुमति देगा। ठीक है, तो 200 आधार अंकों में से पहले 50 आधार अंक बिना शर्त के होंगे, जबकि अगले 100 आधार अंकों को 4 चरणों में विभाजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है कि 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर अपना महाराष्ट्र। तो दोस्तों, जो ये 11वीं इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है हॉकी की, तो इसकी जो मेज़बानी करेगा वो महाराष्ट्र करेगा। ठीक है, तो और उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश करेगा महिला हॉकी जो ये चैंपियनशिप है उसकी, और जो महाराष्ट्र करेगा और पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप की इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा हॉकी के लिए। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। तो वो है किसने मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं मतलब 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। तो दोस्तों
इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया। उन्होंने भारत द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय उपायों पर प्रकाश डाला। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के 123 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक दवाएं दी है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया प्रशिक्षण किट तैयार किया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एम्स रायपुर। तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया प्रशिक्षण तैयार किया है। ये प्रशिक्षण केवल 1 घंटे और 45 मिनट, मतलब 1 आवर और 45 मिनट में पुष्टि परिणाम दे सकता है। ठीक है दोस्तों, और यह बहुत लागत प्रभावी भी है और इसकी लागत लगभग 500 रुपये प्रति प्रशिक्षण बताई जा रही है। ठीक है, यह प्रशिक्षण स्क्रीनिंग और पुष्टि प्रशिक्षणों में एक साथ उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस बैंक ने मई 2020 में स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है? तो वो है केनरा बैंक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है वो है केनरा बैंक। तो दोस्तों केनरा बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष 7.85% ब्याज दर के साथ 30 जून 2020 तक एक स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित किया जाएगा। क्रेडिट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए खर्च, व्यावसायिक आवश्यकताएं, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। ठीक है दोस्तों, तो सभी नामित शाखाओं में सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तो जो केनरा बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं वहाँ पे इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मई 2020 में राष्ट्रीय रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो दोस्तों इसका आंसर है वो है राजेश गोयल। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO ने राजेश गोयल को एसोसिएशन का महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले गोयल हिंदुस्तान प्रीफेब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में थे। ठीक है दोस्तों, और राजेश गोयल को प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में 37 ईयर्स का अनुभव है। ठीक है दोस्तों, तो इनको 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो वो है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय राज्यों में कौन सा चक्रवात अम्फान आने वाला है, जिससे 20 फरवरी 2020 को भूस्खलन होने की आशंका है? तो इसका दोस्तों आंसर है अम्फान। ठीक है, ये एक चक्रवात है जो अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी तटीय राज्यों में आने वाला है, जिससे 20 फरवरी 2020 का भूस्खलन की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, 2 दशकों बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर अम्फान नामक तूफान सुपर साइक्लोन में बदला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से स्टार्ट हुआ है और इसका जो नाम है वो अम्फान है। अब बढ़ते हैं आगे, तो वो है कंपेरिशन की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन संभवतः 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है जेफ बेजोस। ठीक है, तो दोस्तों जेफ बेजोस संभवतः 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियन बन सकते हैं, ऐसा कंपेरिशन की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो है जेफ बेजोस वो है अमेज़न के CEO। ठीक है दोस्तों, तो ये है अमेज़न के CEO। और भारत के मुकेश अंबानी 2033 में 1 अरब खरबपति बन सकते हैं जब वह 75 वर्ष के होंगे। तो दोस्तों ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि 2033 तक
मुकेश अंबानी जो कि भारत के नामी हस्ती है, उनका भी खरबपति बनने का अनुमान लगाया जा रहा है जब वह 75 वर्ष के होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वो है कि निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की रक्षा करने के लिए गेंद को चमकाने के लिए लार का उपयोग करने को प्रतिबंध करने की सिफारिश की है। तो वो है आईसीसीआई। ठीक है दोस्त, सॉरी आईसीसी। तो इंडियन क्रिकेट जो ये काउंसिल है, इसने कोविड-19 से बचने के लिए जो गेंद को जो लार लगा के चमकाया जाता है तो उस पर रोक लगाने की इन्होंने सिफारिश की है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है आईसीसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस सकारात्मक पाए जाने के बाद रत्नाकर मटकारी का मई 2020 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे एक लेखक। ठीक है दोस्तों, तो वो एक अनुभवी मराठी लेखक थे जिनका मई 2020 में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के कारण निधन हो गया है। उन्हें मराठी में संदिग्ध नाटक आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए कहानी की किताबों से लेकर नाटकों तक मराठी साहित्य में उनका नाम अभूतपूर्व था। ठीक है दोस्तों, नाटकों, लघु कथा, उपन्यास जैसे विभिन्न रूपों में उनके योगदान ने मराठी साहित्य की दुनिया को समृद्ध किया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 की जो थीम है, विषय है, वो क्या है? तो वो है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो ये इसकी थीम थी। 2020 के जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है उसकी ये थीम थी, म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो दोस्तों, संग्रहालयों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 18 मई को ये दिन मनाया जाता है हर साल। ठीक है, और दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा 1977 मतलब 1977 से किया जा रहा है। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य संग्रहालयों के कर्मियों को मनाने के लिए रैली स्थल बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।